जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसमें हम लोग घटना चक्र का पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 6 वीडियो लेक्चर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने करीब 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 हम लोगों ने 22 चैप्टर कर लिए थे। 23 चैप्टर का आधा आधा हो गया था, आधा बाकी है। इसमें होगा संसद का तीसरा पाठ, कार्य संचालन एवं विधि प्रक्रिया। तो हम लोगों ने पहले के 22 चैप्टर कर लिए हैं पिछले 6 वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, या प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। आप लोग जाइए, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे मैं बस इतना ही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो कि बीपीएससी या फिर एमपीपीसीएस ऐसे यूपीपीसीएस अभी आया हुआ है, तो उसका फॉर्म या अदर कोई भी स्टेट पीसीएस या किसी भी तरह का एग्ज़ाम जिसमें कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को कमेंट में कोई सुझाव या कुछ भी बताना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग उसे सुझाव दे सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए हम लोग 23वां चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू नहीं करेंगे बल्कि शुरू हो चुका है, इसका आधा पाठ खत्म हो गया। अब बाकी का आधा पाठ देखते हैं 23वां चैप्टर से, जो कि रहेगा संसद का पार्ट 3, कार्य संचालन एवं विधि प्रक्रिया। तो यहाँ पे 54 प्रश्न तक हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में मतलब कल ही कर लिया था। आज हम लोग 55वां क्वेश्चन से करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से यही कहूँगा आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि आपका और अच्छा से अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना सके और आपको इससे मदद मिल सके। आइए 55 प्रश्न से देखते हैं। 55वां प्रश्न हो गया, कोई कानूनी विधेयक संसद में किस पटल पर रखा जा सकता है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, दोनों में से। संसद में एक पटल पर मतलब लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी पे भी। फिर से कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से संसद के एक पटल पर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसे 17वां पर व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है, या बिल्कुल गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें केवल 2 सही है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्र किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 265। फिर संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो आ जाएगा अनुच्छेद 265, ए ऑप्शन। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन, उपयोग में से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से किसी का नियंत्रण नहीं होता है। आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में से नीचे पढ़ सकते हैं कि किसका नियंत्रण होता है। वीडियो को आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुई अन्य प्रक्रियाओं से संघीय सरकार को प्राप्त हुई समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? तो यह आ जाएगा भारत की संचित निधि में, सी ऑप्शन। कर और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुई अन्य प्रक्रियाओं से संघीय सरकार को प्राप्त हुई सूचना राजस्व जमा होता है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन, भारत की संसद का। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, भारत की संसद का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 267। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 267।
संघ की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, या बिल्कुल गलत है। भारतीय संसद के प्राधिकरण या ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, या बिल्कुल सही है। लोकलेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों या डिसबर्समेंट के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकार की आवश्यकता होती है, या गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें केवल 2 सही है। अगला नंबर प्रश्न 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो यह ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 110। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 110। धन विधेयक को भारत के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 110। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इनमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सही, मतलब तीनों प्रावधान। जैसे देखते हैं, भारत सरकार को उधार लेने के नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी और किसी राज्य के खाते या लेखों की लेखा परीक्षा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी तीनों होंगे, तो उसे धन विधेयक माना जा सकता है, वित्त विधेयक माना जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार 110 अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। वीडियो को अगर रोकना चाहें तो आप लोग रोक के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। आइए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। तो इसमें देखना है कौन सा गलत है। तो प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होगा, यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होगा, यह भी बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह भी सही है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, यह भी सही है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, यह गलत है। फिर राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता, यह भी गलत है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकता है, और गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, यह भी गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। तो बी ऑप्शन 5 और 6। इसका आप लोग विवरण बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे, तो आप लोग यहाँ पढ़ के इससे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर में थोड़ा सा मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, यह गलत है, क्योंकि इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, लोकसभा के अध्यक्ष। धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीकर। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पीकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो यह आ जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक पेश किया जाता है। तो यह हो जाएगा, लोकसभा में। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक पेश किया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है।
धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकसभा में। धन विधेयक पेश किया जाता है, ये ऑप्शन केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है, तो इसमें देखना कौन सा गलत है। मतलब धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। इसमें धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है कहाँ, तो लोकसभा में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन तक। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन तक। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितने दिन के लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन के लिए। 88वां प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन तक। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन के अंदर। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन के अंदर। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, या पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा द्वारा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए वापस कर दे। फिर से देखते हैं, निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, या पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा द्वारा इसे संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। 91वां प्रश्न, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित है उसे, बी ऑप्शन हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संसद को समेकित निधि पर प्रभावी व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर से पढ़ते हैं, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती है, तो इसमें 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा ए ऑप्शन। आइए देखते हैं, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, यह बिल्कुल सही है। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, यह भी बिल्कुल सही है। अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का प्रावधान, यह भी बिल्कुल सही है। संसदीय बजट कार्यकाल द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतिक काल अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्वावलोकन, यह गलत है। संसद के वित्तीय विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, यह भी बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2, 3 और 5। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है।
यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। 96वां प्रश्न, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, तो यह गलत ऑप्शन है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, यह भी बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब, तो यह हो जाएगा आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। 98वां प्रश्न, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है किस चीज़ की, तो यह हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है किस चीज़ के लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। 99वां प्रश्न, लेखानुदान बना है किस चीज़ के लिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखानुदान बना है किस चीज़ के लिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। 100वां प्रश्न, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। 101वां प्रश्न, लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल दो। देख लेते हैं। स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है, यह बिल्कुल गलत है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होता है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा केवल दो इसमें सही है। व्यय का अनुमान किस रूप से भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अनुदान का अनुरोध। व्यय का अनुमान किस रूप से भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अनुदान का अनुरोध। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है, तो इसमें कौन कौन सा चरण सम्मिलित है देखिए। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, फिर वित्तीय विधेयक को पारित करना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। 4 इसमें गलत है, लेखानुदान गलत है इसमें, 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा इसमें। संसद के विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, यह बिल्कुल सही है। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों के हित निहित हो, यह बिल्कुल सही है। राज्यों की सीमा में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, यह भी सही है। धन विधेयक पर, यह भी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब चारों के लिए राष्ट्रपति का पूर्व स्वीकृति जरूरत होती है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन कटौती प्रस्ताव का। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कटौती प्रस्ताव का। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखना कौन सा गलत है। नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, यह हो जाएगा बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए, यह बिल्कुल सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, यह बिल्कुल सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, यह भी बिल्कुल सही है। और लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और सी तीनों सही है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सीमित किया है, तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव को। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है, तो यह हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न।
डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। तारांकित प्रश्न के विषय में सही क्या है, तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो यह उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। यहाँ पे कथन कारण प्रश्न है। राजा सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है, यह बिल्कुल सही है। इस नियम के वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं नीचे विवरण बॉक्स में। क्योंकि यह संशोधित होते रहता है तो 2015 के अनुसार इसे बढ़ाकर अब 30 कर दिया है, मतलब एक दिन में 30 टॉपिक उठाए जा सकते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है, तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन विधेयक पर बहस को बंद कर देना। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विधेयक पर बहस को बंद कर देना। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें, तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, यह भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही है, बाकी 3 और 4 इसमें गलत हैं। 117 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद का सचिवालय है कहाँ, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन सरकार से स्वतंत्र। भारतीय संसद का सचिवालय है किससे, तो सरकार से स्वतंत्र। 118 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। 119 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था कब, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 13 मई 2002 को। भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी कब, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 13 मई 2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया था, तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन विट्ठल भाई पटेल। तो 120 प्रश्नों के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा संसदीय समितियाँ। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं संसदीय समितियों का। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा संसदीय समितियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी समिति है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, तो 1 वर्ष का। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। संसद की स्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा से किन अनुपात के लिए लिया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद की स्थायी समिति के संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना है कौन सा कथन
लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें केवल एक सही है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? तो यह हो जाएगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है किसकी? तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा कथन सत्य है। तो लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से राज्य सभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से लिए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन का कार्य करती है, यह बिल्कुल सही है। विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा उद्योगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करते हैं, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है, क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की परीक्षा करना। संसद की लोक लेखा समिति की प्रमुख कार्य है कौन सा? तो हो जाएगा शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की परीक्षण करना। 11वां प्रश्न, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसे? तो हो जाएगा संसद को। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसको? तो संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किसे? तो हो जाएगा लोकसभा में। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें लोकसभा में। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और कुल 22। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 और कुल हो जाएगा 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लोकसभा की संसदीय समिति, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 सही है, मतलब राज्य के विनियोग तथा वित्तीय लेखा की जांच करती है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। बी ऑप्शन 2 और 3 इसमें सही है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो यह आ जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ए ऑप्शन। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है, याचिका समिति हो जाएगा, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति यह हो जाएगा, तदर्थ समिति और विभागीय समिति हो जाएगा स्टैंडिंग समिति। फिर से लोक लेखा समिति हो जाएगा वित्तीय समिति, याचिका समिति हो जाएगा कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति हो जाएगा तदर्थ समिति और विभागीय समिति हो जाएगा स्टैंडिंग समिति। राज्यसभा के सदस्य के संबंध नहीं किया जा सकता किस में? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, केवल 2, मतलब एस्टीमेट्स कमेटी में राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जा सकता किस में? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, सी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, एस्टीमेट्स समिति में। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आकलन समिति में। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आकलन समिति में। 20वां प्रश्न, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के सदस्य से। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, ए, बी और सी, मतलब प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, मतलब प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो इसमें हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा इसमें। फिर से निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो यह हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है?
तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसे। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, अल्पसंख्यक के कल्याण के बारे में। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है कौन? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में सम्मिलित है कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, PC चाको। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, PC चाको। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा प्रायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रयोजनों या डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है? तो यह बी ऑप्शन, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। बी ऑप्शन हो जाएगा, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। 29वां प्रश्न, भारत में दूरसंचार, बीमा, वित्त आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 और 2, मतलब संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति और संसदीय विभागीय संबंधी स्थायी समितियां। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। तो 29 प्रश्न के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हो जाएगा शुरू, संसदीय अधिनियम। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू या इनेक्टेड हुआ था? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, 1954। किस वर्ष में खाद्य मिलावट विनियम अधिनियम प्रथम बार लागू इनेक्टेड हुआ था? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं, क्या हो जाएगा इसमें? तो संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय। सिविल अधिकरण संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं, कौन कौन से? तो हो जाएगा संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं, कौन कौन से? तो यह आ जाएगा ए और बी दोनों, संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय और संज्ञेय तथा स्मरणीय। फिर से ए और बी दोनों हो जाएगा, संज्ञेय तथा संक्षेपता विचारणीय और संज्ञेय तथा अस्मरणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध खाली स्थान है, तो यह आ जाएगा ए और डी, मतलब संज्ञेय तथा कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध खाली स्थान है, तो यह आ जाएगा ए और डी, मतलब संज्ञेय तथा कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, धारा 5। फिर से, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 5 के अंतर्गत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, धारा 1, धारा 10 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने का राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, धारा 10 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है किस पर, तो संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा धारा 14। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा धारा 14 के अंतर्गत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, मतलब निर्देशक, प्रबंधक और सचिव। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, मतलब निर्देशक, प्रबंधक, सचिव। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा अभियुक्त और परिवादी पंडित समान सामूहिक समूह से है। अस्पृश्यता का उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। न्यायालय अपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध खाली स्थान के संबंध में किया गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य। न्यायालय अपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध खाली स्थान से संबंध में किया गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें धारा 14 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें धारा 14 का। निम्नलिखित योगों में कौन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 73वां संविधान संशोधन, यह गलत है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, यह गलत है। बाकी ए, बी और डी इसमें सही है। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम यह हो जाएगा 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यह हो जाएगा 1869। डी ऑप्शन हो जाएगा 2143। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है कब, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन 26 अक्टूबर 2006 को। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है कब, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 26 अक्टूबर 2006 को। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें मिसा। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें मिसा। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने की अधिकार है, यह बिल्कुल सही है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, यह गलत है। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 और 3 सही है। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन 1871 को। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन 1871 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था कब, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है,
तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अधिनियम 1989 को। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अधिनियम 1989 को। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 23 धाराएं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 23 धाराएं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किन्हें प्राप्त है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें धारा खा और गा, धारा 2 का खा और गा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें धारा 2 का खा और गा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किस लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन 1 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन 1 वर्ष। 28वां प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन 14। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए राज्य सरकार खाली स्थान की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है? तो यह हो जाएगा ये ऑप्शन शीघ्र विचारण में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है किसे? तो यह हो जाएगा शीघ्र विचारण में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय या दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? तो यह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। फिर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन तथ्यों और विचारों दोनों के संबंध में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन संरक्षण विभेद का सिद्धांत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन संरक्षण विभेद का सिद्धांत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन राज्य सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपण और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन राज्य सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध उपभोग में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, मतलब दुष्प्रेषण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। दुष्प्रेषण हो जाएगा समान आशय और समान उद्देश्य, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंध का लागू होना उपबंधित है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन धारा 6 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंध का लागू होना उपबंधित है? तो यह आ जाएगा धारा 6 में, सी ऑप्शन। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्ण निर्दिष्ट है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपराध निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निर्दिष्ट है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। 38 नंबर प्रश्न, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, धारा 18। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, धारा 18। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो खालिस्तान रैंक से कम ना हो। तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, उप अधीक्षक। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो खालिस्तान रैंक से कम ना हो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उप अधीक्षक। निम्न शक्तियों में से कौन सा एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सा एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक्य नहीं ले सकता है कि? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यातना देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, किसी अवधि जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से। ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। तो यह ऑप्शन गलत है, बाकी ए, सी और डी इसमें सही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, धारा 17। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन का उपबंध किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, धारा 17 के अंतर्गत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो यह हो जाएगा ये ऑप्शन, धारा 18। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, धारा 18 के अंतर्गत। सरकार ने अनुसूचित जाति में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में
अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। फिर से सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना, स्वायत्त क्षेत्र का निर्माण करना। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 15 जून 2005 को। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम में भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 15 जून 2005 को। 49वां प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष? सी ऑप्शन हो जाएगा 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ कब? तो सी ऑप्शन 2005 में। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार दोनों है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है और एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन से शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, ए बी सी और डी, चारों हो जाएगा। मतलब सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो यह आ जाएगा सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। डी ऑप्शन, सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें गलत है। समाज की महिला एवं कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, या सूचना के अधिकार के अधिनियम का कोई उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन। आइए 54वां प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुख है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इसका आंसर भी स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामिक सामाजिक आंदोलन भारत के निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह बी ऑप्शन, RTI अधिनियम से। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, RTI अधिनियम से। निम्नलिखित में से कौन से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। यहाँ पर कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है, यह बिल्कुल सही है। इसे वंचित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मिलों तक यात्रा करनी है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है क्या? तो यह हो जाएगा सार्वजनिक अधिकारों को सूचना प्राप्त करने की पहुँच। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुँच। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, मद्रास उच्च न्यायालय ने। किस उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि RTI आवेदक को सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, मद्रास उच्च न्यायालय ने। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र में मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अभिकरण के कार्य में निरीक्षण का प्रावधान। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र में मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अभिकरण के कार्य में निरीक्षण का प्रावधान। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, जनजातीय कार्य मंत्रालय। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन सा प्राधिकारी होगा? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन ग्राम सभा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें ग्राम सभा। 64वां प्रश्न, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुआ था? तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन केवल एक, मतलब स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। फिर से देखते हैं, स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी। तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन 2010 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन 90 दिन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन 90 दिन। 67वां प्रश्न, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, या बिल्कुल गलत है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, या बिल्कुल गलत है। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2 और 4, मतलब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम 1870। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा भारतीय संविदा अधिनियम 1870, इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, या बिल्कुल गलत है। राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, या बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों इसमें सही है। आपदा प्रबंधन एक्ट बना गया था कब? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था कब? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन 2005 में। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था कब? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन 2005 में। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था कब? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2005। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन प्रधानमंत्री। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन एक गृह मंत्रालय में एक नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन प्रधानमंत्री। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों के विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन 1980 में। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन 1980 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा कथन सही है। कहेगा राजनीति निजी निगम मतलब कॉरपोरेशन में आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, यह बिल्कुल सही है। और आधार भारत से संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 और 4, इसमें दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, इसमें सही है। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार
अनुरूप लिए गए अध्यापक अयोग्यता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, केवल 2 सही। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा सही नहीं है। तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करती है जिसमें माल या सेवाओं की कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होते, यह बिल्कुल गलत है। उपभोक्ताओं के हित के समान प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। 89 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। अगला चैप्टर होगा सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में आप अंत तक बने हुए होंगे। और आपसे फिर से यही अनुरोध है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में अगर कोई सुझाव हो या किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कमेंट पे रिस्पॉन्स किया जाएगा और आप लोग बिल्कुल ओपन है कमेंट करने के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बना सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।